मोरक्को में भूकंप के कारण तबाही मच गई है। मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार जा पहुंचा है। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, शवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मोरक्को में भूकंप से मची तबाही। एक 120 साल में सबसे खतरनाक भूकंप। मोरक्को में तबाही और बर्बादी के निशान। मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप ने जो तबाही मचाई, उससे मोरक्को में चारों तरफ मातम छा गया। तबाही ऐसी कि विनाश का मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मोरक्को में आए भूकंप के बाद मोहल्ला का मोहल्ला और शहर के शहर मलबे में तब्दील हो गए। हर तरफ मलबा, बेबस लोग और लोगों के टूटे घर वहां के हालात साफ बयां करते हैं। पिछले 2 दिनों से मोरक्को से भूकंप की कई खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें वहां के लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। वहां से आए वीडियो में कुछ लोग सड़क पर चलते दिखे, तभी अचानक भूकंप के तेज झटके से वहां की धरती कांप उठी और एक इमारत देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, जिसे देखकर वहां खड़े लोग दहशत में आ गए और अपनी जान बचाकर भागने लग गए। ऐसी सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि कई इलाकों में इसी तरह अचानक कई बड़ी बड़ी इमारतें गिरने लगी, जिससे वहां के लोगों में खौफ भर गया। मोरक्को के मार्किस शहर से जो तस्वीरें आई, उनमें कई घर पूरी तरह तबाह दिखे, जिसकी वजह से वहां रहने वाले हजारों लोग बेघर हो गए। हर तरफ मलबा और लोगों के घरों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें इस बात का सबूत है कि भूकंप ने वहां रहने वाले लोगों का आशियाना छीन लिया। भूकंप के तेज झटकों की वजह से वहां की कई इमारतें भी चंद सेकंड में जमींदोज हो गई और सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखा, जिसके नीचे दबकर कई गाड़ियां भी चकनाचूर हो गई। वहां के मार्किस शहर से एक और वीडियो सामने आया, जिसमें शादी समारोह के दौरान अचानक आए भूकंप से लोग डर गए और वहां भगदड़ मच गई। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ वहां के एक शहर की नहीं है, वहां के कई शहरों में भूकंप की इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिससे तबाही मच गई। बताया गया कि भूकंप की वजह से वहां 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 2500 लोग घायल हो गए। इसके अलावा हजारों लोग अब भी उस मलबे में फंसे बताए गए, जिन्हें निकालने के लिए पिछले 3 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें वहां की रेस्क्यू टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को 22 साल हो गए। आज भी लोगों के दिलो दिमाग में उस खौफनाक हमले की तस्वीरें घूम जाती हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। अमेरिका पर आज ही के दिन 22 साल पहले हुआ था सबसे बड़ा आतंकी हमला। इस हमले में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 4 विमानों को हाईजैक कर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। 11 सितंबर 2001 की सुबह 19 अलकायदा के आतंकियों ने अमेरिका के 4 पैसेंजर विमानों को हाईजैक कर लिया था। आतंकियों ने विमानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद
8 से 9 बजे के बीच उनमें से 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर की ऊपरी मंजिल पर क्रैश कर दिया। 2 घंटे के भीतर दोनों 110 मंजिल टावरों को ढहा दिया गया। ट्रेड सेंटर के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के पेंटागन पर विमान क्रैश करवाया गया। चौथे विमान के जरिए किया गया हमला नाकामयाब रहा, क्योंकि वो विमान पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर क्रैश हो गया। आतंकी संगठन अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन ने इस हमले को फंड किया था। उसने ही इस पूरे हमले के लिए प्लान तैयार किया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर पर हमले के बाद लगी आग 19 दिनों तक जलती रही थी। 11 सितंबर को हुए हमले की आग 19 सितंबर 2001 को जाकर बुझी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना खतरनाक था। हमले में मारे गए करीब 1000 मानव अवशेषों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। इन आतंकी हमले में 93 देशों के लोगों की जान गई थी। 22 साल बाद आज भी कोई इस खौफनाक हमले को नहीं भूल पाया है। 9/11 आतंकी हमला हुआ भले ही अमेरिका में था, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस आतंकी हमले के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लगभग 9 महीने का समय यहाँ से सिर्फ मलबा हटाने में लगा था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को फिर से खड़ा करने का काम साल 2006 से शुरू हुआ और साल 2014 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा से ही कत्ल की एक हाई प्रोफाइल वारदात सामने आई, जहां एक महिला वकील की हत्या कर दी गई। मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो पता चला कि सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही है। नोएडा की कोठी नंबर D40 4 करोड़ की डील, महिला वकील का मर्डर। हाई प्रोफाइल मर्डर, क्या है मिस्ट्री? तारीख 10 सितंबर 2023, जगह उत्तर प्रदेश का नोएडा। यहां सेक्टर 30 में एक D40 कोठी है। इस कोठी में रहने वाली 61 साल की रेणु सिन्हा की एक दिन पहले अपने ही घर में लाश मिली थी। पहले तो मौत के पीछे की वजह किसी को समझ नहीं आई, लेकिन जैसे ही पुलिस ने पैनी निगाह डाली सब साफ हो गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये शख्स उन्हीं रेणु सिन्हा का पति है और इसी पर महिला वकील के कत्ल का आरोप है। इस समय हम थाने 20 पर मौजूद हैं और आपको बता दें, महिला अधिवक्ता मामले में मुख्य आरोपी आप तस्वीरों में देख पाएंगे, सीधे ले जाया जा रहा है। इस समय यहाँ पे मेडिकल कराया जाएगा। इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या वजह थी हत्या की? क्या वजह थी बताएंगे? क्या हत्या की वजह थी? देखिए, यहाँ से सीधे जो आरोपी हैं नितिन, इनको ले जाया जा रहा है और यहाँ मेडिकल के लिए, हालांकि वो बोलने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि आज अधिवक्ता मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है 24 घंटे के अंदर। और इसी जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, नितिन मदान, इनको इनके घर से, स्टोर रूम से गिरफ्तार किया गया है। 8 सितंबर से लगातार रेणु की बहन उन्हें फोन कर रही थी। रेणु ने जब 2 दिन तक फोन रिसीव नहीं किया तो उनकी बहन को टेंशन होने लगी। वो तुरंत पुलिस के पास पहुंची। वहां उन्होंने सारी बातें उन्हें बताई। रेणु का पति भी फोन नहीं उठा रहा था। पुलिस बिना देर किए रेणु की कोठी पर पहुंची। जब बाथरूम के अंदर देखा तो वहां का मंजर डरा देने वाला था। क्योंकि रेणु का शव खून से सना हुआ था और आसपास भी खून फैला हुआ था। ये देखते ही घर में चीख पुकार मच गई। पुलिस भी हैरत में पड़ गई। घटना स्थल पर आला अधिकारी भी पहुंच गए और छानबीन में जुट गए। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि रेणु के पति द्वारा ही उन पर हमला किया गया है। घर अंदर से लॉक था, उसको जो है दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ने के बाद जब एंट्री की गई वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो ये देखा गया कि जो बेडरूम है उसके बगल में जो बाथरूम है, उस बाथरूम में जो है महिला की डेड बॉडी पड़ी है। जो देखने वाली बात है वो ये है कि उस समय जो इनके पति जो एक्यूज्ड हैं, ये मौके से मिसिंग थे और इनके भाई का ये आरोप था कि इनके द्वारा ही इनका जो है वो हत्या किया गया है।
हत्या के बाद से रेनू का पति फरार था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। ऐसे में शक की सुई रेनू के पति पर जा रही थी। इसी बीच बीती रात को पुलिस ने रेनू के पति को कोठी के ही स्टोर रूम से गिरफ्तार कर लिया। देर रात करीब 3 बजे पुलिस ने उसे स्टोर रूम से बाहर निकाला, जहां वो छिपा बैठा था और 24 घंटे तक वहीं रहा। अब बारी थी पुलिस पूछताछ की, ताकि इस केस का सच सामने आ सके और कत्ल के मकसद का पता चल सके। इसने वो घर बेच दिया था। बेचने के बाद उसकी कुछ पेशगी इसको मिल गई थी। वाइफ इस चीज का विरोध करती थी। चूंकि विरोध करती थी, उसी विरोध में ये आने वाले थे घर देखने के लिए जो ब्रोकर थे, तो उसी में इनका झगड़ा हुआ और झगड़ा होने पे इसने जो है वो हत्या कर दी। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि आरोपी नितिन सिन्हा 4 करोड़ की कोठी को बेचना चाहता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके लिए उसने कुछ एडवांस भी ले लिया था, लेकिन रेनू उस कोठी को बेचने नहीं दे रही थी। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर उसने धारदार हथियार से रेनू की हत्या कर डाली, फिर स्टोर रूम में जाकर छिप गया। इसमें चूंकि मृतका को पूर्व में कैंसर की भी बीमारी थी, उनका इलाज चल रहा था और पिछले ही महीने जैसा बताया गया था कि वो उस बीमारी से ठीक हुई थी। रात्रि में ही जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया, नितिन को, और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आरोपी नितिन सिन्हा IIS यानी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में अधिकारी था, जबकि मृतक महिला सुप्रीम कोर्ट में वकील थी। फिलहाल पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में डबल मर्डर हुआ। जिनका कत्ल हुआ वो बाप बेटे थे। बेटा कहानियां लिखता था, फिल्में बनाने का शौक था, लिहाजा उसने खुद का ही स्टूडियो बनाने का फैसला किया। फिर एक दिन उसी अधबने स्टूडियो में उसकी लाश मिली। पुलिस ने जब इस मिस्ट्री से पर्दा उठाया तो हर कोई सन्न था। कौन था आखिर वो कातिल, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फिल्म, एक्शन, स्टूडियो और कत्ल। एक रात 2 लाश, कातिल कौन? पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी पर अपने पिता और दादा के कत्ल का इल्जाम है। सोचिए वजह क्या रही होगी, क्यों घर का चिराग अपने पिता और दादा की जान का दुश्मन बन गया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने ग्रेटर नोएडा के बल्लूखेड़ा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। दोहरे हत्याकांड में बेटा ही मुख्य आरोपी निकला। आपको बता दे, पिता विक्रमजीत राव जो फिल्म निर्माता थे, स्टूडियो बनवा रहे थे बल्लूखेड़ा में, और दादा राजकुमार की हत्या बेटे जैस्मिन ने ही की थी। इसके दौरान जब पूछताछ की गई इस पूरे घटना को लेकर, तो बेटे जैस्मिन ने बताया कि पिता चरित्रहीन थे, इसके अलावा मां को तलाक दे रखा था। साथ ही पंचायत के दौरान उन्होंने मां और बेटे दोनों को दुत्कारा था और संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया था। इसी को लेकर वो नाराज था। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कातिल कोई और नहीं बल्कि सगा बेटा है, जिसने संपत्ति और पारिवारिक विवाद के चलते पिता को मौत के घाट उतार दिया और फिर पास में सो रहे दादा की भी डर की वजह से हत्या कर दी। 7 सितंबर, बल्लूखेड़ा गांव, नोएडा, रात 2 बजे। आधी रात का वक्त था। पूरा गांव गहरे सन्नाटे की आगोश में था। बल्लूखेड़ा गांव की गलियों में साए साए की आवाजें आ रही थी कि तभी दबे पांव कातिल शिकार की ओर बढ़ा। घर के पास ही रामकुमार अपने निर्माणाधीन फिल्म स्टूडियो में सो रहा था। अपने सपनों को उम्र के इस पड़ाव पर साकार करना राजकुमार के लिए चैन की नींद सोने के लिए काफी था। लेकिन तभी फावड़े से ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए। एक के बाद एक कई वार में उन्हें कातिल ने लहूलुहान कर दिया। शोर सुनकर पास में ही लेटे रामकुमार के भाई विक्रमजीत की भी आंख खुल गई,
लेकिन इससे पहले कि उनकी चीख निकलती, कातिल आगे बढ़ा और उनकी आवाज को भी हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कत्ल को इतनी खामोशी से अंजाम दिया गया कि रात में किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई। सुबह हुई तो एक बार फिर पूरा गांव सन्नाटे की आगोश में था। में जो मृतक विक्रमाजीत था, उसके बेटे जैस्मिन द्वारा ही इस घटना को पारित किया गया है। जो इनका के रिश्ते का बाबा लग रहा था राम कुमार, वो जाग गया था, इसलिए उस पर भी प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के पश्चात फिर वहां पर एक छोटी वसूली थी, उससे भी इसने गुस्से में प्रहार किए तथा उनको मार करके ये वहां से फिर चला गया था। अपराध के बाद अब बारी थी पुलिस की। कातिल को पकड़ने का चैलेंज था, जिसका ना तो कोई गवाह था ना ही सुराग। लेकिन कानून के लंबे हाथों से अपराधी भला कब बच पाया है। पुलिस ने जांच शुरू की। लोगों से पूछताछ और मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर हत्याकांड का खुलासा करते हुए जल्द ही पुलिस मृतक के बेटे तक पहुंच गई, जिसके आसपास ही साजिश के सारे सबूत घूम रहे थे। जैस्मीन ने पहले ही पूछताछ में दोहरे हत्याकांड को अकेले अंजाम दिए जाने का इकबाल कर लिया और कत्ल की वजह बताई परिवार की आपसी लड़ाई और मां पर हो रहा अत्याचार। ने अपने पिता विक्रमजीत राव जब रात में सो रहे थे तो फावड़े से वार किया और हत्या कर दी। लेकिन उस हत्या के दौरान दादा जो बगल में सो रहे थे राजकुमार, वो भी जाग गए। लिहाजा उसने इस हत्या को छुपाने के लिए दादा को भी मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो बेटे जैस्मीन ने इसका कबूलनामा किया और अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हत्यारोपी जैस्मीन ने बताया कि उसका परिवार अपने पिता वीर विक्रमाजीत राव के साथ नोएडा में एक साथ रहता था, जहां पर उसके पिता वीर विक्रमाजीत राव द्वारा उसकी मां को प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद मां गांव में रहने लगी। जबकि दूसरी तरफ पिता ने जमीन बेचकर पैसे उड़ाने शुरू कर दी। वो कहानी लिखते थे, फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी ही कहानी खत्म हो गई। 6 और 7 सितंबर की रात जैस्मीन करीब 2 से 3 बजे के बीच दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ और वहां रखे फावड़े से वीर विक्रमाजीत राव के चेहरे, गर्दन और सिर पर वार की और उसी के पास दूसरी चारपाई पर सो रहे राम कुमार के जाग जाने पर पहचान लिए जाने के डर से उसके भी सिर, गर्दन और चेहरे पर वार किया और एक ही रात में दोनों का खेल खत्म कर दिया। जैस्मिन द्वारा ही इस घटना को पारित किया गया है। इसने जो पिता के द्वारा परिवार के प्रति बेरुखी थी, इसकी माता को तलाक देना तथा धीरे धीरे संपत्ति को बेच करके और उससे शूटिंग का अन्य सामान खरीदने और अन्य लोगों को अपना पैसा देने तथा परिवार की कोई मदद न करने तथा परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी न उठाने और दुखी होकर के इसने उस घटना को पारित किया गया। घटना के बाद पुलिस की कई टीमें इस कत्ल कांड के खुलासे में लगी थी, लेकिन पारिवारिक अनबन की खबर ने इस केस की जांच की दिशा मोड़ दी और जल्द ही पुलिस असली कातिल तक पहुंच गई। नोएडा पुलिस ने केस का खुलासा करते हुए हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।